हाय माय डियर फ्रेंड्स। आज आज से मैं एक लेक्चर सीरीज शुरू कर रही हूँ जिसमें मैं डेली जो न्यूज़ रहती है राजस्थान पत्रिका में और द हिंदू में उन सबको कवर करूँगी। हम डेली 15 से 20 जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उन न्यूज़ बुलेटिन्स को कवर करेंगे। ये आपके आरएएस एग्ज़ाम के लिए, इसके साथ में एसआई एग्ज़ाम और जो भी राजस्थान आरपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं उसमें पर्टिकुलरली काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेंगे। तो आज चलिए हम शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ है कि कूनो के जंगलों में, जैसा कि आप जानते हैं, 8 चीतों को नामीबिया और साउथ अफ्रीका से रिसेंटली लाया गया है। तो ये जो चीते हैं इनमें से 2 चीतों को अभी अभी छोड़ा गया है जंगलों में। और इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि उनके गले पे रेडियो कॉलर आईडी लगी हुई होती है, जिससे कि वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। फॉर एग्जांपल वो 700 स्क्वायर किलोमीटर की डिस्टेंस उन्होंने कवर किया, तो जो रेडियो कॉलर आईडी लगा रहता है उससे ये हम पता कर पाएंगे कि उनको ट्रैक कर पाना ईजी होगा। नेक्स्ट, जो राजस्थान में हम काफ़ी दिनों से ये सुनने में आ रहा है कि जो वीरांगनाएं हैं वे धरना प्रदर्शन कर रही हैं कि जो वीरांगनाएं, वे जो शहीदों की धर्म पत्नियां हैं उनमें से कुछ वीरांगनाएं धरना प्रदर्शन कर रही है कि उनको जो सरकार द्वारा जो भी सुविधाएं मिलती है वो उन्हें प्रॉपर रूप से मिल पाए। स्पेशली वो ये मांग कर रही हैं कि उनके जेठ और जो उनके क्या कहते हैं देवर हैं उनको सरकार द्वारा जो नौकरी प्रोवाइड की जाती है वो उनको दी जाए। तो मैं आपको इसमें जो सरकार के जो नियम होते हैं उनके बारे में बेसिकली बताती हूँ कि शहीदों की वीरांगनाओं को क्या क्या सुविधाएं मिलती है। पहला, उनको 25 लाख रुपए मिले जाते हैं। दूसरा, उनको 25 बीघा जमीन मिलती है। तीसरा, इसमें उनके जो माता पिता, शहीद के जो माता पिता रहते हैं उनको 5 लाख रुपए की एफडी प्रोवाइड की जाती है सरकार द्वारा, जो सरकार के नियम है उसमें। नेक्स्ट है, सार्वजनिक स्थलों पे कोई पर्टिकुलर स्थान जो होता है वो शहीद के नाम पर किया जाता है। नेक्स्ट, उनकी प्रतिमाओं को किसी सार्वजनिक स्थल पे लगाया जाता है। शहीदों जो शहीद हो गए उनकी प्रतिमाओं को सार्वजनिक स्थल पे लगाया जाता है। फिर इसके अलावा है कि वीरांगनाओं या उनके बच्चों को सरकार द्वारा सरकारी नौकरी भी सुनिश्चित की जाती है, एवं उनको हाउसिंग बोर्ड में घर भी प्रोवाइड करते हैं। और यदि वो घर नहीं लेते हैं तो उनको 25 लाख रुपए का मुआवजा के तौर पे अतिरिक्त राशि भी दी जाती है। तो अतिरिक्त राशि भी उनको मुआवजे के तौर पे दी जाती है। ठीक है, ये 2 न्यूज़ हो गई। अब नेक्स्ट न्यूज़ है कि वर्चुअल नेट मीटरिंग का एक कॉन्सेप्ट आ रहा है। ये रिसेंटली दिल्ली में तो लगा जा चुका है, अब राजस्थान में भी इसको लगाने पे चर्चा हो रही है। ये बेसिकली उन स्थानों के लिए सही रहता है जहाँ पे पावर कट की प्रॉब्लम बहुत विजिबल रहती है, जहाँ पे बार बार बिजली की कटौती होती है और बिजली की कीमत भी कंटिन्यूसली जहाँ बढ़ रही है। तो आप देख सकते हैं कि राजस्थान में ये दोनों समस्याएं काफ़ी चर्चित है। तो इसके समाधान के लिए वर्चुअल नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो इसमें ये रहेगा वर्चुअल नेट मीटरिंग में कि जैसे कि सोलर जो पावर पैनल्स हैं वो अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में लगा दिए जाए, जैसे कि अगर मैं अपनी एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाती हूँ। जैसे मेरा घर है जयपुर में किसी स्थान पे, और वहाँ पे सोलर पावर पैनल लगाना अलाउ है, तो मैंने अपने घर में पैनल्स लगा दिए। तो अब वहाँ से ये होगा कि अगर वो जैसे 10 यूनिट की बिजली प्रोड्यूस करता है और इसके अलावा मेरी कोई दुकान है या कोई शोरूम है, वहाँ पर सोलर पैनल लगाना अलाउ नहीं है, तो जो ये 10 यूनिट बिजली सोलर पैनल से मेरे घर पे प्रोड्यूस होगी वो जो मेरा शोरूम रहेगा वहाँ पे मैं उसका उपभोग कर पाऊंगी। कैसे? वहाँ पे माना बिजली डिस्कॉम से आ रही है, थर्मल पावर प्लांट से आ रही है, पर वो वहाँ पे जैसे अगर बिल आ रहा है 25 यूनिट और यहाँ पे मैंने 10 यूनिट अगर सोलर पावर पैनल से प्रोड्यूस कर लिया है, तो 25 में से 10 माइनस होके सिर्फ 15 यूनिट का बिल ही मुझे भरना पड़ेगा। तो इस तरीके से बिजली का बिल भी कम आएगा। और आपको ये जान के खुशी होगी कि 27 यूनिट जो बिजली सोलर पावर पैनल्स प्रोड्यूस करते हैं वो एक पेड़ लगाने के समान है। तो ये काफ़ी एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी रहता है। और इसी के डायरेक्शन में जो हमारा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है वो इसी डायरेक्शन में काम कर रहा है। राजस्थान में इस पे काम शुरू हो चुका है और बहुत जल्द हमें उम्मीद है कि राजस्थान सरकार इस दिशा में काम करेगी। और इससे कार्बन उत्सर्जन जो होता है वो भी काफ़ी कम होगा। जैसा कि आप जानते हैं 34% प्रदेश में थर्मल पावर प्लांट से बिजली का प्रोडक्शन होता है, तो ये काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। 110 से 115 मिलियन मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है राजस्थान में, तो ये चीज़ भी
बहुत हद तक कम हो जाएगी अगर वर्चुअल नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट आता है तो। अब चौथी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आती है सिलिकॉन वैली बैंक की। ये यूएस का एक बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है और रिसेंटली ये खबर निकल के आई है कि ये बैंक बैंकरप्ट हो चुका है। बैंकरप्ट हो चुका है मतलब ये दिवालिया हो चुका है, और जो अमेरिकन रेगुलेटरी है उसने इस बैंक को बंद करने की एडवाइस दे दी है, इसको इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि इस बैंक को बंद कर दिया जाएगा। अब मैं आपको बताऊं तो इस बैंक की करंट संपत्ति है 210 अरब डॉलर। और अगर ये जैसा कि ये खबर आ रही है, अगर ऐसा होता है तो अमेरिकन जो कंपनीज है उनको नुकसान होगा 100 अरब डॉलर को, और 100 अरब डॉलर का, और यूरोपियन देशों को टोटल 25 अरब डॉलर का नुकसान होता है अगर ऐसा होता है तो। और भारत पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा और विश्व के परिप्रेक्ष्य में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो मैं आपको बताती हूँ कि जो विश्व है उसका जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो पर्टिकुलरली काफ़ी अफेक्ट होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप्स में ये बैंक इन्वेस्ट करता है और भारत के 21 स्टार्टअप में इस बैंक ने निवेश कर रखा है, तो उन पे भी इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा ही। वैसे जैसे पेटीएम है, कुछ कंपनीज का मैं आपको नाम बताती हूँ जिसमें इस बैंक ने इन्वेस्ट कर रखा है, जैसे पेटीएम हो गया, पेटीएम मॉल हो गया, 197 कम्युनिकेशन हो गया, नापतोल और लॉयल्टी रिवॉर्ड्स और इनमोबी। ये कुछ स्टार्टअप्स के नाम हैं जिनमें इस बैंक ने निवेश कर रखा था। अब देखते हैं इन कंपनीज पे क्या इफेक्ट पड़ता है और दूसरे जो स्टार्टअप्स हैं उन पे इस पर्टिकुलर जो इस बैंक के बंद होने से क्या असर पड़ता है। इससे पहले भी यूएस का लेमन ब्रदर्स बंद हो गया था, तो उससे पूरे विश्व में इसका काफ़ी नेगेटिव असर देखने को मिला था, पर हम ये होप करते हैं कि भारत में इसका इफेक्ट थोड़ा कम होगा। नाउ लेट्स होप फॉर द बेस्ट। फिर पांचवी न्यूज़ है राइट टू हेल्थ। जो राजस्थान का राइट टू हेल्थ बिल है उसके बारे में कुछ समय से काफ़ी चर्चा चल रही थी, और चिकित्सक और जो निजी अस्पताल है वो इसको लेके काफ़ी एक कह सकते हैं कि उनके बीच में काफ़ी ये चर्चा में विषय रहा था। तो अभी इसको लेके कुछ सरकार के बीच में, जो राजस्थान सरकार है और चिकित्सा विभाग है और जो दूसरे चिकित्सक जो निजी अस्पताल है, उन सबके आपस में एक डिस्कशन होने के बाद में कुछ सहमति बनी है। तो अब आज के जो न्यूज़पेपर में उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आए थे, वो पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें ये डिसाइड हुआ है कि एक क्लियर डेफिनेशन होगी इमरजेंसी की। इतने टाइम से ये निश्चित नहीं था कि अगर कोई किसी का एक्सीडेंट होता है या कोई दुर्घटना होती है तो उस टाइम पे किस चीज़ को इमरजेंसी माना जाएगा, तो अब एक क्लियर डेफिनेशन होगी इमरजेंसी की। इसके अलावा क्या होगा कि राइट टू हेल्थ है वो सिर्फ राजस्थान के रेजिडेंट्स के लिए ही एप्लीकेबल होगा, ये भी डिसाइड हो चुका है। फिर जो दुर्घटना पीड़ित रहते हैं उनको निःशुल्क रेफर किया जाएगा, जो भी वाहन से या एम्बुलेंस से, तो उसका जो पैसा होगा वो सरकार वहन करेगी, उसका जो भी भार होगा वो सरकार वहन करेगी। फिर जैसे कि अगर डॉक्टर्स या कोई भी हॉस्पिटल है उसके खिलाफ अगर आप कंप्लेन फाइल करना है तो एक सिंगल कंप्लेन सिस्टम होगा, उसी के द्वारा आप फाइल कर पाएंगे, और एक प्राधिकरण होगा जिसमें चिकित्सक होंगे वही रहेंगे और जो हमारा चिकित्सा विभाग है उसके सदस्य ही रहेंगे। और अगर आप उस प्राधिकरण के फैसले से खुश नहीं हैं तो आप कोर्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये है कि अगर कोई फॉल्स कंप्लेन करता है तो उसके खिलाफ भी स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। तो ये जो राइट टू हेल्थ से रिलेटेड जो भी अभी सहमति बनी है उससे रिलेटेड जो आज न्यूज़ आई थी वो मैंने आपको बता दी है। फिर चलते हैं हमारी छठी न्यूज़, वो है कि जयपुर से दिल्ली के बीच में एक हाई राइज वंदे भारत ट्रेन है वो चलेगी। वंदे भारत ट्रेन आप जानते हैं कि काफ़ी हाई स्पीड पे चलती है, 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। और यदि ये ट्रेन चलना शुरू हो गई, इसका काफ़ी उम्मीद है कि अगले 25 दिनों में ये इसको इंस्टॉल कर लिया जाएगा, ट्रेन को मतलब ले लिया जाएगा, और ये दोनों दिल्ली और जयपुर के बीच में शुरू हो जाएगी। अब 7वीं न्यूज़ है कोटा के बारे में। कोटा के कुछ इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में आज न्यूज़पेपर में आया था, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि कोटा के इम्पॉर्टेंट जो पर्यटन स्थल है वो कौन कौन से हैं। एक है सिटी पार्क, चंबल रिवर फ्रंट और आर्ट हिल और 27 घाट। इसके अलावा कोटा पहला शहर बन चुका है जो ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी होगा। और अगर मैं आपको सिटी पार्क में बताऊं तो यहाँ पे विश्व की सबसे बड़ी मेटल एवियरी है। एवियरी होता है जैसे कि जू होता है, वैसे ही एवियरी होता है
एविएशन से रिलेटेड है ना, यानी पक्षियों से रिलेटेड, इसे पक्षीशाला भी कहा जाता है। तो ये विश्व की सबसे बड़ी मेटल एवियरी राजस्थान के कोटा में है, सिटी पार्क में। इसके अलावा विश्व की सबसे बड़ी घंटी है वो चंबल रिवर फ्रंट में है, और सबसे ऊंची मार्बल की मूर्ति भी चंबल रिवर फ्रंट कोटा में है। और सबसे बड़ा फेस मास्क, इसके साथ में फाउंटेन शो, और जो कोटा में 27 घाट बनाए गए हैं वो 27 घाट कुछ पर्टिकुलर चीज़ को इंडिकेट करते हैं, राजस्थान और उसके पर्टिकुलर चीज़ों को, जैसे कि गीता घाट हो गया, योग घाट हो गया, नंदी घाट, वैदिक घाट, और हाड़ौती घाट, राजस्थान घाट, और विश्व मैत्री घाट, जंतर मंतर घाट। इस तरीके से ये घाट के कुछ नाम हैं जो कि कोटा में रहेंगे। और 3.5 लाख छोटे बड़े पौधों को लगाया गया है, जो कि पर्यावरण की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा स्टेप है जो कोटा में किया गया है। और ये सारी चीज़ें की जाती है जो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है उसके द्वारा। तो कोटा की जो UIT कोटा है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, उसके द्वारा ये इन सारी चीज़ों पे, कोटा के पर्यटन स्थल को और कोटा के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इन सब UIT कोटा के द्वारा काम किया गया है। फिर है हमारी 8वीं न्यूज़, वो है कि स्मारक मित्र योजना। यह योजना पहले टूरिज्म मिनिस्ट्री के अंदर आती थी, अब यह योजना टूरिज्म मिनिस्ट्री से ट्रांसफ़र होके कल्चरल मिनिस्ट्री में आ गई है। पहले स्मारक मित्र योजना थी टूरिज्म मिनिस्ट्री में, अब ये कल्चरल मिनिस्ट्री में आ चुकी है। नेक्स्ट है 9वीं सरस आजीविका मेला। सरस आजीविका मेला रिसेंटली जम्मू कश्मीर में ऑर्गेनाइज किया था। ये सिर्फ एक वन लाइनर थे। इस तरीके के क्वेश्चन भी कई बार प्रीलिम्स में आ जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। फिर है 10वीं न्यूज़ कि चाइना में आज के टाइम पे 350 से 400 न्यूक्लियर वॉर हेड्स है। न्यूक्लियर वॉर हेड्स या परमाणु हथियार। तो जो चाइना है वो कंटिन्यूसली इस पे काम कर रहा है, वो अपने जो परमाणु हथियार है उनको बढ़ाने पे काम कर रहा है, और उसका टारगेट है कि जितने US के पास है या अमेरिका के पास में आज के समय में 1500 परमाणु हथियार है, तो वो भी उसी दिशा में काम कर रहा है और अपने परमाणु हथियारों को कंटिन्यूसली बढ़ा रहा है। तो ये काफ़ी चिंता का विषय है, पर इसकी मदद रशिया कर रहा है। जो रूस है वो कंटिन्यूसली चाइना के इस क्षेत्र में मदद कर रहा है। जैसे कि जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होते हैं जो परमाणु हथियार बनाने के लिए यूज़ होते हैं, तो उसमें जो प्लूटोनियम चाहिए होता है उसका जो निर्यात है या उसका जो एक्सपोर्ट है वो रशिया द्वारा कंटिन्यूसली चाइना को किया जा रहा है। तो ये भी एक खबर थी जो आज आई थी। फिर है नेक्स्ट न्यूज़ आती है हमारी 11वीं न्यूज़। ये है जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो कन्वेंशन 138 और 182, ये चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है। अब मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको ये कन्वेंशन तो बता दिया है, अब मैं आपको चाइल्ड लेबर से रिलेटेड जो भारत में दशा है उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगी। तो अगर मैं भारत की बात करूं तो 2011 के सेंसस के हिसाब से भारत में 10.1 मिलियन जो बच्चे हैं, या मैं कहूं जो चाइल्ड लेबर है वो भारत में है। उसमें से 8.1 मिलियन यानी कि आप कह सकते हैं 80% जो चाइल्ड लेबर है वो ग्रामीण क्षेत्रों में या रूरल एरिया में मौजूद है। और ये जो रूरल एरिया में जो मैं कहूँ ये जो चाइल्ड लेबर जो रहते हैं वो बेसिकली कल्टीवेटर्स और एग्रीकल्चरल लेबर्स है। इन दो मुख्य क्षेत्रों में इनका काम रहता है। परंतु अभी जो आज अखबार में जो खबर आई है वो ये है कि उड़ीसा में जो ब्रिक क्लीन्स या जो ईंटों का बनाने का जो काम होता है उसमें मुख्यतः 4 स्टेप होते हैं। तो उसमें जो तीसरा स्टेप होता है ईंटों को सुखाना, उसमें बेसिकली चाइल्ड लेबर्स जो बच्चे होते हैं, बाल श्रम, बाल मजदूर उसमें मुख्य रूप से रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ईंट है उसको बनाने के 4 स्टेप में सबसे पहले सॉइल या मिट्टी जो होती है उससे उसका मोल्ड किया जाता है। मोल्ड यानी उसको बनाया जाता है, उसको शेप दी जाती है। शेप देने के बाद में उसको सुखाया जाता है। तो जो सुखाने वाला स्टेप है वो बेसिकली जो बाल श्रमिक होते हैं या जो चाइल्ड लेबर्स होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। उसके बाद में उसको पकाया जाता है। तो ये जो सुखाने वाला स्टेप है उसमें बाल श्रमिक बहुत मुख्य रूप से उसमें रहते हैं, तो उनको अभी हटाया जाएगा। इसी दिशा में काम किया जा रहा है उड़ीसा की गवर्नमेंट के द्वारा। और जो मैंने 10.1 जो मिलियन चाइल्ड लेबर्स इंडिया में है, ये इंडिया का पूरा डेटा है 2011 के सेंसस के हिसाब से।
तो आप सोचेंगे कि इससे मतलब इसके दिशा में भारत सरकार ने क्या काम किया है या क्या हमारे संवैधानिक या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि आर्टिकल 23 में फोर्स्ड लेबर को बिल्कुल प्रोहिबिट किया गया है। इसके अलावा आर्टिकल 24 है, उसमें कोई चाइल्ड लेबर नहीं हो सकता, नो चाइल्ड लेबर का प्रोविजन है। फिर आर्टिकल 39 है, उसमें ये कहा गया है कि आप किसी का भी एक्सप्लॉयटेशन, जो भी वर्कर्स होते हैं या फिर चाइल्ड लेबर हैं, दे शुडेंट बी अब्यूज्ड, उनका कोई भी अब्यूज़ नहीं होना चाहिए, मेंटल फिजिकल कोई अब्यूज़ नहीं होना चाहिए। तो इसी दिशा में उनके लिए काम किया जा रहा है। फिर मैं आपको बताऊं तो ये चाइल्ड लेबर से रिलेटेड कुछ लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हो गए। अब इसके इफेक्ट क्या होते हैं, तो वो इफेक्ट ये रहते हैं कि जो बच्चे अगर बाल श्रमिक रहेंगे तो उनका पूरा मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, उनको जो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए डेवलपमेंट की वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी, उनको एजुकेशन की जो अपॉर्चुनिटी वह नहीं मिल पाएगी। तो इस वजह से वो जो लेबर है वो लेबर ही रहेगा और एक जो विशियस साइकिल होती है, जो गरीब है वो गरीब ही रेखा से नीचे ही रह पाएंगे, वो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो इसी विशियस साइकिल में वो फंस जाएंगे और इसके साथ ही वो काफ़ी बीमारियों से भी ग्रसित हो सकते हैं, जैसे स्किन डिजीज हो गई या लंग कैंसर या टीबी, इस तरीके की खतरनाक बीमारियों का उनको होना, उसके चांसेस भी काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं चाइल्ड लेबर की वजह से। तो ये तो इसके कुछ इफेक्ट हो गए, मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बता दिए। अब मैं आपको कुछ लीगल प्रोविजन भी बताती हूँ कि चाइल्ड लीगल प्रोविजन में फर्स्ट है चाइल्ड लेबर एक्ट। चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 ये था प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन। इसमें ये था कि कोई भी चाइल्ड जो कि 14 साल से नीचे है वो कोई भी हजार्डियस जो वर्क होता है, कोई खतरनाक जो काम होता है उसमें वो काम नहीं करेंगे, उसमें उनको काम वो बिल्कुल काम नहीं कर सकते। और यदि वो काम करते हुए मिलते हैं तो इसमें उनके माता पिता या जो भी उनको फोर्स कर रहा है उनको सज़ा मिलेगी। अब 2016 में इसे अमेंड कर दिया गया था और उसके बाद ये डिसाइड हुआ है कि 14 साल से नीचे जो बच्चे हैं वो कोई काम नहीं करेंगे, किसी भी, चाहे वो हैजार्डियस हो या वो नॉन हैजार्डियस हो, दोनों ही क्षेत्र में वो काम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि राइट टू एजुकेशन 2009 जो आया था उसमें उनको 14 साल से नीचे बच्चों को 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन का प्रावधान है, साथ में मिड डे मील योजना भी है। तो इस तरीके से ये सरकार की योजना है जिससे कि चाइल्ड लेबर कम से कम हो, और एमजी नरेगा भी है जिससे कि उनके माता पिता को काम मिल पाए, अनस्किल्ड जो लेबर्स हैं उनको काम मिल पाए और बच्चों को काम ना करना पड़े, क्योंकि ये उनका अधिकार है कि वो भी राइट टू एजुकेशन के तहत उनको भी अधिकार है कि वो अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर पाएँ और उनका प्रॉपर विकास हो पाए। फिर इंटरनेशनल कन्वेंशन भी आया था 138 और 182 जिसके बारे में मैंने आपको बताया, उसको भी इंडिया ने रेटिफाई किया है और ये डिसाइड हुआ था 2017 में ही कि इंडिया चाइल्ड लेबर को बहुत ही कम समय में ख़त्म कर देगा। देखते हैं कि सरकार इस दिशा में और क्या काम करती है। यदि आपको भी अपने आसपास कोई बाल श्रमिक मिलते हैं या बाल मजदूर मिलते हैं तो उनके उत्थान के लिए आप भी अपने स्तर पे प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारी नेक्स्ट खबर है केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन से रिलेटेड। तो केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स क्या होते हैं, पहले मैं आपको ये बताती हूँ। ये वेपन्स बहुत ही खतरनाक वेपन होते हैं। ये जो हम कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल वेपन्स में ये रहता है कि कोई वायरस या बैक्टीरिया या फंगस के द्वारा किसी इंसान पे अटैक किया जाता है और उसके इफेक्ट बहुत ही फैटल और बहुत बुरे इसके इफेक्ट हो सकते हैं। तो काफ़ी देशों ने तो इसको प्रोहिबिट कर रखा है, पर यूक्रेन में ऐसा सुनने में आया था, ऐसी न्यूज़ आई थी कि जो यूएस है वो यूक्रेन में अभी बायोलॉजिकल वेपन्स को बनाने के लिए किसी लैब में काम कर रहा है। तो इसी से रिलेटेड न्यूज़ आई थी। तो रशिया ने ये कंफर्म किया था कि अभी भी ये बायोलॉजिकल वेपन्स है ये उस लैब में बन रहे हैं, पर यूएस ने इसको कम्प्लीटली डिनाई किया था कि अभी वहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं चल रहा है। अब नेक्स्ट न्यूज़ है सीकल सेल एनीमिया के बारे में। तो सीकल सेल एनीमिया होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको वो बताती हूँ। तो देखिए, नॉर्मल जो आरबीसी होती है या रेड ब्लड सेल्स या लाल रक्त कोशिकाएं वो होती है, उनका जो शेप होता है वो गोल होता है, सर्कुलर, है ना। और जो सीकल सेल एनीमिया जब हो जाता है या जिनको भी ये डिजीज़ रहती है उनमें आरबीसी का शेप चेंज होके वो हो जाता है सीकल शेप में, या फिर हंसिया जो रहता है ना उसके आकार में ये जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं
हो जाती है ना। और इसका कारण क्या होता है, ये होता है एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। और ये एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन क्यों होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर। तो बेसिकली सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, उसमें आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है और ये शेप चेंज होने से वो बहुत जल्दी टूटने लगती है, और बहुत जल्दी जब टूटने लगती है तो शरीर में खून की कमी हो जाती है। इस वजह से जो जैसे कई बार होता है कि इसको खून की कमी है, या किसी को भी खून की कमी होती है तो लगता है कि उनमें आरबीसी की कमी है, पर वो आरबीसी की कमी का मुख्य रूप से कारण सिकल सेल एनीमिया भी हो सकता है। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, एक्यूट एनीमिया, क्रोनिक एनीमिया। क्रोनिक एनीमिया में होता है इंसान बहुत थका हुआ रहता है, उसमें बहुत पेलनेस रहती है उसके फेस पे, उसकी बॉडी काफ़ी थकी हुई सी रहती है ना। इसके अलावा ये रहता है कि जो बच्चे रहते हैं उनमें ग्रोथ नहीं होती, पिबर्टी नहीं हो पाती, है ना। और इसमें क्या रहता है कि और इसमें जो ऑर्गन है वो भी डिस्फंक्शन हो सकते हैं, ऑर्गन फेलियर हो सकता है, क्योंकि अगर खून का प्रवाह सारे ऑर्गन्स में नहीं होगा तो धीरे धीरे वो काम करना कम हो जाएंगी, क्योंकि खून के साथ ही ऑक्सीजन पहुंचता है शरीर के हर भाग में। तो यदि खून सब जगह नहीं जा पाएगा सारे ऑर्गन्स में, तो ऑक्सीजन भी नहीं जा पाएगी, तो उससे ऑर्गन का काम करना भी कम हो जाता है। फिर कई बार पेनफुल एपिसोड्स भी होते हैं। पेनफुल एपिसोड ये होता है कि आपके किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में एकदम से बहुत तेज पेन हो सकता है। तो ये कुछ सिकल सेल एनीमिया के सिम्टम्स हैं, है ना। और सरकार ने ये जो हमारा 2047 तक, जो हमारी भारत सरकार है, उन्होंने डिसाइड किया था कि 2047 तक हम सिकल सेल एनीमिया को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देंगे। 2023-24 के बजट में ये डिसाइड हो चुका है और इसी डायरेक्शन में काम चल रहा है। और सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट है कि इस स्क्रीनिंग की जाए। तो सरकार ने ये डिसाइड किया था कि 2025-26 तक 7 करोड़ जो 17 जो स्टेट्स हैं जहाँ पे इसके सिकल सेल एनीमिया होने के चांसेस ज़्यादा हैं, वहाँ पर वहाँ के 17 स्टेट्स के 7 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग 2025-26 तक कर दी जाएगी। उसमें से 1 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग 2022-23 तक करनी थी, परंतु अभी सिर्फ उसका 1% टारगेट ही अचीव हो पाया है। यही एक कंसर्न का विषय है, यानी 1%, यानी सिर्फ 1 लाख लोगों की ही स्क्रीनिंग की जा गई है अब तक। और उन 1 लाख लोगों में से 5,000 लोगों को सिकल सेल एनीमिया डिटेक्ट हुआ है। तो ये भी एक कंसर्न का विषय है कि यदि गवर्नमेंट अपने टारगेट टाइम पे पूरे नहीं करेगी तो डिजीज़ अगर डिटेक्ट टाइम पे नहीं होगी लोगों में, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे शुरू होगा, है ना। और पर सरकार इस दिशा में काम कर रही है, तो वी कैन होप फॉर द बेस्ट। और अगर मैं इसके इलाज की बात करूं तो इसमें एक होता है हाइड्रोक्सी यूरिया, ये एक मेडिकेशन होती है, ये दिया जाता है जिससे कि इसका ट्रीटमेंट हो पाए। और होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसके अलावा स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी होता है और बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी होता है। ये इसके कुछ ट्रीटमेंट्स हैं सिकल सेल एनीमिया के। वैसे ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसको जितना जल्दी आप डिटेक्ट कर लेंगे या जितना जल्दी मेडिकल और हेल्थ फैसिलिटी में इसका डिटेक्शन होगा, उतनी ही जल्दी उसका ट्रीटमेंट शुरू हो पाएगा और जो पेशेंट है उसके बचने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा होंगे। उसी डायरेक्शन में जो मध्य प्रदेश है, उस स्टेट में स्टेट हीमोग्लोबिनोपैथी जो एक मिशन है वो शुरू किया गया है, जिससे कि उनका डायग्नोज, जो सिकल सेल एनीमिया उसका डायग्नोज जल्दी हो पाए, स्क्रीनिंग ज़्यादा हो पाए। और एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी चालू किया गया है 22 डिस्ट्रिक्ट में। तो इन सारे प्रोग्राम्स को अगर हम इंडिया के लेवल पे भी देखें, अगर इंडिया में भी ये प्रोग्राम वाइड स्केल पे शुरू होता है, स्पेसिफिकली जो 17 स्टेट्स हैं जहाँ पे इसके चांसेस, सिकल सेल एनीमिया के चांसेस ज़्यादा हैं, अगर वहाँ पे भी इसी वाइड स्केल पे ये प्रोग्राम शुरू होता है तो वी कैन होप फॉर द बेस्ट कि लोगों में इसका डिटेक्शन अर्ली हो पाएगा और उसका ट्रीटमेंट भी अर्ली स्टार्ट हो पाएगा। तो ये आज की कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी। अगर आपको ये न्यूज़ आर्टिकल वाला जो सेशन है, न्यूज़ बुलेटिन वाला जो सेशन है वो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं डेली इसी प्रकार की 15 से 20 जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस है वो उनके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी, कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी आपको दूंगी। और ये जो न्यूज़ है ये आपके जो स्टेट, जो राजस्थान के जो भी एग्ज़ाम्स है, स्पेसिफिकली आरएस, उसके इंटरव्यू, उसके प्रीलिम्स और मेंस, उन सब में आपको यूज़फुल रहेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू